हेलो एंड नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, ऐसा है कि आज दो चीजों की शुरुआत हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज जो है दो चीजों की शुरुआत हुई है। नंबर 1 शुरुआत हुई है कि आज हम लोगों ने लिंकिंग का जो रेगुलर बैच है 2023 का, उसको शुरू कर दिया है। अभी शाम को 5 बजे ही इंडियन एविडेंस एक्ट का पहला क्लास हुआ था। तो अगर आप लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं लिंकिंग कोड के साथ में। अभी आपकी अनअकैडमी का बेनिफिट भी चल रहा है, तो आप उसका भी बेनिफिट है जो ले सकते हैं। तो एक तो हमने शुरुआत की है इसकी, ये आपके अभी 20% का मामला ऑफ चल रहा है, यानी कि 12 महीने तक जुडिशरी की तैयारी स्मार्ट टेक्निक के साथ में आप जो है इस प्राइस पर कर सकते हैं। 50,512 फॉर 12 मंथ। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है लिंकिंग कोड के साथ ज्वाइन करने का। अभी बैच स्टार्ट वही है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है जो रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज हमने शुरू की है, इनफैक्ट अभी शुरू करने जा रहा हूं आपके सामने, वो ये है कि एडवोकेट ड्राफ्टिंग। मतलब अगर हम वकालत करते हैं तो कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम सीखना तो चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि सीखें कैसे। वकील साहब के पास में गए, अपने सीनियर के पास में गए, उनकी जो पुरानी फाइलें हैं उनको स्टडी करने का मन तो करता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये समझ में नहीं आता है ना। और सीनियर साहब जो हैं, ऑब्वियसली बात है, वो इंगेज हैं दूसरे मैटर्स के अंदर, तो आपको इतना समय वो नहीं निकाल सकते कि अपने वर्क प्रोफाइल को थोड़ा सा साइड में रखकर आपके लिए टाइम स्पेयर है जो कर सके। तो इस समस्या का एक छोटा सा समाधान करने की प्रैक्टिस या समझ लीजिए उसकी कोशिश जो है आज की इस तरह की क्लासेस के अंदर मैं करने जा रहा हूँ। तो सिविल मैटर, आप लोगों को ये पता है कि मैटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपके क्रिमिनल और दूसरा होता है आपके सिविल। तो ये जो सिविल मैटर होते हैं, इनके अंदर किसी भी वाद को शुरू कैसे किया जाता है, किसी भी सूट को शुरू कैसे किया जाता है, इंस्टीट्यूट कैसे करता है, तो उसका आंसर आप लोगों को पता है कि भाई हमें कोर्ट के अंदर प्लेंट फाइल करनी पड़ती है। कोर्ट के अंदर वाद पत्र जो है वो फाइल करना होता है। अब अगर आपका वाद पत्र, अगर मैं थ्योरेटिकल प्रोविजन की बात करूं, तो आपका जो वाद पत्र है, पहले तो ये मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों ने इस वाद पत्र का ये जो प्लेंट वर्ड है इसका नाम सुन रखा है। कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट बिल्कुल नए ताज़ा होता है ना, LLB किए हुए एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स, तो उस समय इस बात की जानकारी नहीं होती कि यार ये भला क्या है। तो ये क्या है आप समझ लीजिए, एक रिटन में तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जिसको हम कोर्ट के सामने पेश करते हैं, और कोर्ट इसके आधार पर ये देखता है कि आपका मामला क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो कोर्ट है ना, ये जो न्यायालय है, वो जुबान से ज्यादा दस्तावेजों पर भरोसा करता है। इंसानी जुबान का उनका मामला कब पलट जाए पता नहीं चलता, लेकिन दस्तावेज पर अगर आपने कोई बात कह दी है तो आप नहीं पलटोगे। ये कोर्ट है जो मान के चलता है। तो भले ही आप एक सामान्य नागरिक हो या फिर आप एक वकील हो, तो भी आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका केस, अगर कोई एडवोकेट लड़ रहा है तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली मामले के अंदर वकील साहब ने लिखा क्या क्या है, और अगर आप एक वकील हो तो ये जरूरी है कि आपको लिखना क्या क्या है। उसी की आज हम क्या करते हैं, कोशिश है जो यहाँ पर करते हैं। तो देखो, प्लेंट और वाद पत्र कैसे लिखा जाए, इसको समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये इसके अंदर चीजें आती क्या क्या है और इसका पर्पस क्या है। अगर हमें किसी भी चीज का पर्पस पता होना तो उसको लिखना, उसको ड्राफ्ट करना आसान हो जाता है। ठीक, तो पहले जरा इस पर्पस को समझिए और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी की बातों को क्या करते हैं, शुरू है जो करते हैं। देखिए, पर्पस हमारा इसमें बड़ा सरल है। प्लेंट का पर्पस क्या है, नोट डाउन कीजिए इसके अंदर। प्लेंट, ये जो वाद पत्र है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है। पर्पस ये है, नंबर 1, कोर्ट के सामने अपनी बात रखना, कोर्ट के सामने अपनी बात रखना, ये तो इसका पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस ये है, कोर्ट को ये बताना कि भाई हम कोर्ट आए क्यों हैं, हम कोर्ट क्यों आए हैं, हम कोर्ट क्यों आए। मैंने बहुत ही एकदम सरल शब्दों के अंदर आपको इसका पर्पस समझाने की कोशिश की है कि दो बातें, हम कोर्ट आए क्यों हैं, हम कोर्ट क्यों आए हैं। एक तो ये कोर्ट को समझाना,
और दूसरा अपनी बात कोर्ट के सामने रखना, ठीक है। और साथ ही साथ में तीसरा जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि कोर्ट के अंदर जो है अपने मामले को रजिस्टर्ड करवाना, अपने मैटर को कोर्ट की प्रोसीडिंग में रजिस्टर्ड कराना, अपने मैटर को कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाना। अब यहां पर शब्द रजिस्टर्ड नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। कानून की किताबों में ऐसा नहीं लिखा जाता है कि सूट रजिस्टर्ड होता है, वहां लिखा जाता है सूट इंस्टीट्यूट होता है। बट बेसिक मुद्दा तो यही है ना भाई, अल्टीमेटली हमारा कोर्ट में जाने के पीछे जो काम है, जो पर्पस है, अगर आप एक नए अधिवक्ता हो, बिल्कुल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो ना, तो भी आज आपकी क्लास आप अच्छे से समझ पाओगे। तो कोर्ट के सामने अपनी बात को रखना, एक तो ये उद्देश्य हमारा, हम कोर्ट क्यों आए हैं ये कोर्ट को समझाना, और तीसरा अपने मैटर को कोर्ट में रजिस्टर्ड करना। क्योंकि जब मैटर रजिस्टर्ड होता है ना, तो कोर्ट से एक प्रेम पत्र जाता है, किसके पास? उस व्यक्ति के पास जिसने आपके साथ बदमाशी की है, जिसने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, जो भी किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, या जो भी मैटर बनता है, डैमेजेस हुए हैं उसके कारण, तो उसके पास प्रेम पत्र जाता है। अब आपका प्रेम पत्र तो वो नजरअंदाज कर देता है, वो कहता है कि ऐसे लीगल नोटिस मेरे पास आते जाते रहते हैं। लेकिन जब कोर्ट का प्रेम पत्र जाता है ना, कोर्ट का प्रेम पत्र समझ गए, कोर्ट का बुलावा, कोर्ट की समन जाती है, तो उस समय डिफेंडेंट थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। वो कहता है अब मामला सीरियस है, अब कोर्ट के पास मैटर गया है, और अगर मेरी गलती पकड़ी गई तो कोर्ट मेरे को पनिश कर सकता है, जुर्माना देने का आदेश दे सकता है, क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन का ऑर्डर कर सकता है, कोई पर्टिकुलर सर्विस मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से परफॉर्म करवाने का डायरेक्शन दे सकता है, इस तरह की कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक। तो मामला सीरियस करने के लिए हम कोर्ट के पास जाते हैं। अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति हमारी बात मान ले, सामने वाले ने कोई गलती की, हमने उसको बताई, उसने बोल दिया कि चलो ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तो मैटर वहीं पे क्लोज हो गया। लेकिन ऐसे क्लोज तो मैटर होता नहीं ना, इसीलिए इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, इसीलिए सिचुएशन के अंदर हम कोर्ट के पास जाते हैं। तो मोटा मोटी से ये सिंपल से 3 पर्पस है, इसलिए हम कोर्ट के अंदर वाद पत्र फाइल करते हैं। अच्छा, एक बात और, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसी का लिखित रूपांतरण आपका प्लेंट है, उसी का रिटर्न ट्रांसलेशन कह दीजिए, रिटर्न कन्वर्सेशन कह दीजिए, वो आपका क्या होता है, प्लेंट है जो होता है। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे। ये तो हो गया बेसिक बात, आप कोर्ट को अपनी चीज देखो। यहां पर है ना, इस प्लेंट के अंदर आपको कोई अपने एविडेंस सामने नहीं रखने पड़ता है कि मेरे पास ये सबूत हैं, जब मेरा और डिफेंडेंट के बीच बातचीत चल रही थी तो उस समय मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ में था और वो सबूत के तौर पर मैं कोर्ट मेरे साथ में आया। नहीं, एविडेंस की ये स्टेज बिल्कुल भी नहीं है। प्लेंट इज नॉट द स्टेज ऑफ एविडेंस, ये बात याद रखना, ठीक। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जो फैक्चुअल कहानी है वो हम कोर्ट के सामने रखते हैं। अब देखो, तो अब प्लेंट के अंदर क्या क्या बातें आती है जरा समझिए। तो प्लेंट के केस में आपके सामने बातें आती हैं 5। कितनी? 5 बातें हैं जो प्लेंट के दौरान आपके सामने आती हैं, और ये 5 बातें नोट कर लो, दैट्स ऑल। 5 बातें नोट कर लो। वैसे तो मैं आपकी पूरी स्लाइड का जो मामला तैयार करके लाया हूं, बट वो मामला ऑब्जर्व करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश है जो करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ वगैरह आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही होगी। देखो, हम स्टूडेंट के साथ में कई बार क्या होता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है ना। फिनेंशियल प्रॉब्लम मतलब जो है, हम कोर्ट जा तो रहे हैं बट पैसों की कमाई नहीं हो रही है, बस जा रहे हैं, आ रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, सीनियर के साथ दौड़ते भागते रहते हैं, उसका बस्ता भी उठा लेते हैं, और साथ साथ में जो है फोटोकॉपी करवाना, कोर्ट में जाके तारीख लेना, वो सब कुछ भी हो जाता है, बट कमाई नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने LLB नहीं भी कर रखी है ना, सुनिएगा मेरी बात को अच्छे से, अगर आपने LLB नहीं भी कर रखी है ना, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, पैसों की कमाई शुरू कर सकते हो अपने लीगल ड्राफ्टिंग के हुनर से, लीगल ड्राफ्टिंग के हुनर से, ठीक है। अगर आपको प्लान ड्राफ्ट करना आती है, कोई भी वकील आपको रखेगा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी वकील आपको रख सकता है अगर आपको अच्छे से प्लान ड्राफ्ट करनी आती है तो, ठीक है। ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या होता है कि भाई देखो, आज सपोज करो मैं पढ़ाने का काम करता हूं। अगर कोई ऐसा लॉ का स्टूडेंट जो क्या करता है, अच्छा कंटेंट बना सकता है ना, अच्छे अच्छे सवालों को क्रिएट कर सकता है, वो मेरे पास आता है कि सर मेरे को जॉब चाहिए, तो क्या मैं रखूंगा नहीं क्या उसको? डेफिनेटली रखूंगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो उसको आसान बनाएगा, मुझे उसका उतना समय उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो की वो बात आपके सामने यहां पर है, ठीक है।
तो इसी तरीके से अगर आप एडवोकेट, अगर आप रॉ प्लान भी बना देते हो तो वकील साहब का आधा काम आसान हो सकता है और इसी जरिए आप महीने के 10,000, 15,000, 20,000 उनके ऑफिस में बैठे बैठे कमा सकते हो, भले ही आपने अभी तक LLB पूरी नहीं कर रखी है तो भी। आइए अब देखिए समझते हैं कि 5 बातें आपको हमेशा प्लान ड्राफ्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। मैं यहां पर उसको बना देता हूं। पहली बात, दूसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात और 5वीं बात। 5 बातें अगर आपने समझ ली, दैट्स ऑल, तो आपको प्लान ड्राफ्ट करने में कभी कोई परेशानी है जो नहीं आएगी। ठीक है, 15 मिनट, ये 15 मिनट चाहिए मुझे आपके। अगर आपने इस 15 मिनट को इस क्लास के साथ कनेक्ट कर दिया तो फिर देखिएगा। हम लोग जिस तरीके से प्लस और आइकॉनिक में पढ़ाई करते हैं ना, मैं आपको वही फीलिंग, वही क्वालिटी वाली बात अभी बताने वाला हूं। ठीक है, 1% भी डिफरेंस है जो यहां पर नहीं होगा। तो कौन सी 5 बातें हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। सबसे पहली बात पता है क्या होती है? सबसे पहली बात होती है प्लान के अंदर, वो होती है कोर्ट की डिटेल। यानी कि आप जिस न्यायालय के अंदर मामले को ले जाना चाहते हो उस कोर्ट की बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज बालोत्रा, ये मैंने एग्जांपल दे दिया। क्या लिखा? इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, फिर नीचे लिख लो बालोत्रा, राजस्थान। दैट्स ऑल। ये क्या बन गया? ये उस कोर्ट का जिक्र हो गया जिसके अंदर आप प्लान फाइल करने वालों। भाई हम लोग किसी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले उसका एड्रेस नहीं डालते हैं कि टू मिस्टर सोहनलाल बांसवाड़ा, ये उसका एड्रेस फलाना वलाना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? यहां पर इस तरीके से सबसे पहले कोर्ट का जो डिटेल होता है वो हमें चाहिए होता है। अच्छा, ये डिटेल आपको कहां से पता चलेगा? तो देखो, जिस कोर्ट का मामला बनता है उस कोर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं तो जैसे हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो सेक्शन 15 से लेकर 20 तक है, स्पेसिफिकली चले तो सेक्शन 16 से लेकर 20 तक है, उनको पॉइंट को अगर आप देखोगे तो वो आपके सामने इसी तरीके से आ जाएंगे। और जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, बस हमें उनको जो हमारे सिविल और क्रिमिनल रूल्स हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आइए, तो पहले कोर्ट की डिटेल आ जाती है। और कोर्ट की डिटेल किस तरीके से आती है? सिंपली लिखा जाता है कि इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, अगर डिस्ट्रिक्ट जज है तो डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, और यहां पे उसका एड्रेस आ जाएगा, जिस किसी एड्रेस का हो। ब्रैकेट के अंदर आप चाहो तो उस राज्य का नाम शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये मामला आपके आ जाता है। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कोर्ट। तो पहला जो वर्ड आपको दिमाग में रखना है वो रखना है कोर्ट, प्लान ड्राफ्ट करते समय। अभी आपके कई राज्यों के मेंस एग्जामिनेशन के अंदर प्लान की ड्राफ्टिंग पूछी जाती है। जैसे आपके यूपी मेंस का एग्जामिनेशन आने वाला है तो वहां से भी ये पॉइंट आपका कनेक्ट जो होता है। दूसरा जो डिटेल हमको चाहिए, दूसरा जो डिटेल चाहिए वो होता है पार्टीज का डिटेल। वो होता है क्या? आपके पार्टीज का डिटेल। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपको पार्टीज की डिटेल है जो पता होनी चाहिए। पार्टीज की डिटेल का मतलब देखो भाई, 2 तरह के प्लांटिफ हो, 2 तरह के जो है आपके पार्टीज होती है। 2 तरह के पार्टीज कौन कौन सी? सीधी सी बात है, एक होता है आपका P फॉर वादी यानी कि प्लांटिफ, एक होता है आपका प्लांटिफ जो वाद संस्थगित करता है, इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है? वादी बोला जाता है। और एक होता है आपका डिफेंडेंट, एक होता है आपके बीच में डिफेंडेंट। ठीक, तो हम दोनों के लिए मैं इसके हिंदी के शब्द लिख लेता हूं। इसको हिंदी में अपन कहेंगे वाद लाने वाला वादी, प्लान फाइल करने वाला प्लांटिफ। ठीक है, प्लान फाइल करने वाला प्लांटिफ, वाद लाने वाला वादी। और वापिस जो व्यक्ति इसको डिफेंड करता है इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रतिवादी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिवादी है जो कहा जाता है। इनके संबंध में ये जो पार्टीज होती है ना, पार्टीज के संबंध में आपको क्या करना होता है? 5 बातें स्पेसिफिकली याद रखनी है। पार्टीज के संबंध में 5 बातें कौन कौन सी है जो आपको पता होनी चाहिए? तो देखिए, नंबर 1 होता है कि पार्टीज का नाम क्या है? नाम। नंबर 2 उसके फादर नेम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 उसकी अप्रोक्सली एज कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 ये है कि वो व्यक्ति जो है वो एक तरीके से कहाँ रहता है, मतलब उसकी जाति क्या है। एड्रेस तो बाद में आ जाएगा लास्ट वाले पॉइंट पे, उससे पहले उसकी कास्ट क्या है। ठीक है, ये 5 बातें उस प्लांटिफ का इंट्रोडक्शन देती है। नोट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर आप नए नए वकील हो,
आपके पास में क्लाइंट आता है और वो कहता है कि साहब आपको क्या क्या डिटेल देनी है, मेरे को क्या क्या डिटेल देनी है, तो आपको पार्टीज का पूरा एड्रेस लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्लाइंट से मत पूछना कि कौन से कोर्ट में मामला दर्ज करवाना चाहते हो, नहीं, क्योंकि ये तो आपको तय करना पड़ेगा, पार्टीज के कहने से थोड़ा ना होगा। अब पार्टी तो कह देगी कि भाई मेरी नई नवेली वाइफ जो है वो 100 किलोमीटर दूर उस गांव में रहती है, तो उसके नजदीक के किसी कोर्ट में मामला दर्ज करो ताकि मैं समय में जाके मिलता जुलता रहूं, नहीं, उनकी इच्छा से नहीं होगा। इसलिए ये आपको अपने मतलब क्या कहते हैं वकील उनसे क्लाइंट से नहीं पूछना होता है, क्लाइंट से ये डिटेल आपको लेनी पड़ेगी, नाम, फादर नेम, एज, कास्ट, एड्रेस। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी का नाम जैसे मान लीजिए राम है, तो क्या लिखोगे, राम कुमार, पुत्र श्याम कुमार, उम्र लगभग 25 साल, जाति सपोज करो सुथार, है ना, और निवासी सो एंड सो। इस तरह शब्दावली हम लोग इस्तेमाल है जो करते हैं। ठीक है, नाम, पिता का नाम, उम्र, साथ साथ में जाति और उसका निवास कहां पर है, उसका एड्रेस कहां पर है, ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, यहां पर पार्टीज की डिटेल हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नाम है प्लांटिफ का, तो उसका नाम आ जाएगा यहां पर, और इधर लिख देंगे प्लांटिफ, पी फॉर प्लांटिफ, फिर आ जाएगा वर्सेस, प्लांटिफ वर्सेस, फिर डिफेंडेंट की डिटेल, और यहां पर आ जाएगा डिफेंडेंट का मामला, ताकि हमको यह पता चल सके कि इस मामले के अंदर प्लांटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि जब आप प्लांट लिखने बैठोगे ना, तो आप बार बार सबका पूरा डिटेल नहीं लिखने वाले हो। जैसे मान लो मिस्टर राम जो है वो किसी नवनीत के खिलाफ जो है केस दर्ज करना चाहते हैं, तो वो बार बार अपनी प्लेंट में ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, नवनीत पुत्र प्रेमचंदन, उम्र ये वगैरह, निवासी ये, बार बार नहीं लिखा जाता है। वहां पर सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, डिफेंडेंट, कि भाई डिफेंडेंट हैज आस्क्ड फॉर डिमांड फॉर अ मनी रुपीज सो एंड सो, वो चीज लिखी जाती है। इसलिए हम शुरुआत में उनको एक रेफरेंस दे देते हैं कि भाई ये प्लांटिफ है और ये डिफेंडेंट है, और इसी केस का टाइटल भी ऐसे ही चलेगा। अच्छा, एक और बात, ये जब इस तरीके से इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज लिखा जाता है ना, अब अगर मामला रजिस्टर्ड होता है तो बाद में सूट का नंबर भी आता है। यहाँ पर जो इस तरीके से सूट नंबर वगैरह है वो भी आ सकता है, सूट नंबर जैसे 395/2023 जो भी है वहां पर आ जाता है। तो कोर्ट की डिटेल हो गई और पार्टी की डिटेल हो गई, यहां तक मैटर क्लियर है। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, एक तो कोर्ट की डिटेल और दूसरा पार्टीज की डिटेल। तीसरा मैं यहां पर आपके सामने सिचुएशन लेके आ रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है और आसान भी है। कैसे सर, एग्जाम में भी नाम लिखा जाता है या फिर A-B करके लिखा। देखो प्रकृति जी, ऐसा है कि एग्जाम का सवाल अगर आपको नाम दे रहा है तब तो वो नाम इस्तेमाल करो, और जब कुछ नहीं दे रखा है तो ये जो हमारे A-B-C-D-X-Y-Z, अब ये तो यूनिवर्सल कैरेक्टर है। क्या है? यूनिवर्सल कैरेक्टर, तो उनको यूज कर लो। देखो, तीसरा जो इंपॉर्टेंट आपके सामने जो चीज आता है वो आता है फैक्ट्स को लेकर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी आ जाएगी? तीसरी इंपॉर्टेंट बात आएगी वो है फैक्ट्स। वो क्या है? आपके फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से कनेक्ट है जो होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझना, ये जो फैक्ट है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ये जो फैक्ट्स होंगे ये 2 भागों में डिवाइड होंगे। एक होते हैं आपके वेरिएबल फैक्ट्स, एक आपके क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्ट्स, और एक आपके होते हैं फिक्स्ड फैक्ट्स। अब ये क्या चीज है भाई? वेरिएबल फैक्ट्स और फिक्स्ड फैक्ट्स में क्या अंतर है? फैक्ट्स यानी कि तथ्य, कोई बात, है ना। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो वेरिएबल और एक फिक्स। देखो, वेरिएबल फैक्ट्स जो होते हैं ना वो हर केस के अंदर बदलते रहते हैं। हर केस में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ओके, नहीं मेरी आवाज अच्छे से आ रही है प्रकृति जी? आई थिंक भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे सुर आपको सुनाई दे रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नाउ ऑल ओके हैं? बिल्कुल विशाल जी। अब समझना, देखो भाई अगर आप LLB के स्टूडेंट हो तब तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। तो यहाँ पर 2 तरीके के फैक्ट आपके सामने आएंगे। एक फैक्ट आपके बीच में कौन सा हो गया? एक फैक्ट आपके बीच में आ गया कौन सा वाला कि भाई यहाँ पर जो है हम लोग वेरिएबल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और एक फैक्ट होता है फिक्स। वेरिएबल हर केस में बदलता रहता है। वेरिएबल क्या होता रहता है? ये बदलता रहता है केस टू केस। जैसे एक मामला था कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए से 1 लाख रुपए उधार लिए 3 महीनों के लिए,
और कहा कि 3 महीनों तक तुम मुझसे 12% पर एनम ब्याज ले सकते हो। 3 महीनों बाद अगर मैं नहीं चुकाऊं तो ये मेरे पास जो ये घड़ी है ये तुम क्या कर सकते हो, इसको बेच सकते हो। अब ये एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना मकान किराए पे दिया, है ना, और किराए के बाद अमाउंट तय किया कि इतना अमाउंट जो है रेंट लिया जाएगा। अब वो रेंट चुका नहीं रहा है तो रेंट की रिकवरी करना चाहते हो, ये दूसरा फैक्ट। तो ये होते हैं वेरिएबल फैक्ट। अलग पहले वाले में क्या था कि पैसे उधार लिए वापस लेने हैं, दूसरे वाले में क्या हो रखा है कि भाई किराया दे नहीं रहा है तो किराया वसूल है जो करना है। ठीक है। नेपाल से घनश्याम स्वामी जी, अरे वाह, तो आज की हमारी क्लास इंटरनेशनल क्लास हो गई क्या है जी। चलिए, तो अब ये क्या होता है, बदलते रहते हैं। ये क्या है, बदलते हुए जो तथ्य होते हैं ये अपने आप में क्या चेंजिंग होता रहता है। तो ये आपको डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सूट कैसा है, किस तरीके का मामला है। लेकिन ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, जो हर एक में क्या रहेगी, कॉमन है जो रहेगी। फिक्स फैक्ट्स कौन से होते हैं। अब जिन कैंडिडेट को ये 5 बातें जो मैं लिखने जा रहा हूं ना ये याद रहेगी ना, मजा आ जाएगा। क्योंकि प्लान्ड ड्राफ्ट करते समय अगर आप नंबर लेना चाहते हो एग्जामिनर से तो पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतना मज़ा आएगा, सीधी सी बात है। तो 5 ऐसी कौन कौन सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, फिक्स फैक्ट के अंदर सबसे पहले, अगर आपने सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले सामने वाली पार्टी को नोटिस दे रखा है तो उस नोटिस का पॉइंट स्पेसिफिकली लिखो। अगर आपने सामने वाली पार्टी को क्या कर रखा है, नोटिस दे रखा है, तो उसका पॉइंट स्पेसिफिकली लिखो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आपके मामले के अंदर एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं अपन कॉज ऑफ एक्शन, है ना। एक्शन लेने के पीछे क्या कॉज है, एक्शन लेने के पीछे क्या कारण है, इसको वाद हेतुक भी कहा जाता है। तो आपका कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, आपका कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, ये आपको दूसरी बात यहां पर क्या करनी पड़ती है, मेंशन है जो करनी होती है। ठीक है। तो यहां पर आपके आ जाएगा कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, ये आपके दूसरा पॉइंट यहां पर बन जाएगा कि भाई आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कब अराइज हुआ। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा जाता है कि जो आप सूट फाइल कर रहे हो ना वो बकायदा लिमिटेशन कानून के तहत हो रहा है, यानी कि अभी तक आपने लिमिटेशन क्रॉस नहीं कर रखी है, यानी कि आपका जो सूट है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर है। ठीक है। परिसीमा अवधि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परिसीमा अवधि। उसके तहत जो है आप क्या करने, आपने प्लान्ड है जो फाइल कर रखी है। कितनी बातें हैं यहाँ पर, नोटिस वाला पॉइंट, कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ वो वाला पॉइंट, लिमिटेशन वाला पॉइंट। फिर आपको एक चौथी बात और कहनी पड़ती है। चौथी बात यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, चौथी बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि जिस कोर्ट में आप सूट फाइल कर रहे हो ना उस कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन है, उस कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन है, ये बात आपको कोर्ट को बतानी पड़ेगी। देखो कोर्ट है ना हर एक मामलों में जाके चेक नहीं करने बैठा है कि भाई तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारा मैटर मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं आता। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकारिता, क्षेत्राधिकार, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं अपन। तो आपका जो मामला है वो उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू क्रॉस चेक वेदर द प्लांट हैज बीन सबमिटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन और नॉट। ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा होता है, लास्ट वाला पॉइंट होता है कि भाई आपने जो सूट फाइल कर रखा है उस सूट का वैल्यूशन, उस सूट का वैल्यू कितना था और उसके अकॉर्डिंग आपने कोर्ट फी पे कर रखी है कि नहीं कर रखी है। ये 5 बातें फिक्स है। ऐसा कोई भी वाद पत्र, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं होता है जहां पर क्या नहीं हो, जहां पर ये 5 बातें नहीं हो। ठीक है। अंकिता जी, जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसके बारे में कंप्लेंट लिखी जाती है, प्लांट नहीं लिखी जाती। हालांकि प्लांट के आगे आप COM लिख लो, कंप्लेंट बन जाएगा। तो कंप्लेंट का ड्राफ्टिंग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। आज हम सिविल मैटर की प्लांट वाली ड्राफ्टिंग है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो ये 5 बातें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं किसके अंदर, आपके उस मामलों के अंदर जहां पर आप प्लान को ड्राफ्ट करना चाहते हो। पहला पॉइंट आपकी नोटिस, दूसरा पॉइंट आपका कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हो रखा है, लिमिटेशन पीरियड कितना आ रहा है, जुरिस्डिक्शन का मामला कितना बनता है, वैल्यू कितना है और कोर्ट फी उसके अकॉर्डिंग आपने पे किया है कि नहीं किया है। ये 5 बातें फिक्स्ड है, इसलिए मैंने इनको क्या बोला, फिक्स्ड फैक्ट। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको किसी भी प्लान के अंदर लिखने ही लिखने हैं, चेंजेस जिसके अंदर नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथे वाले पॉइंट पे। अभी तक सीपीयू वर्क कर रहा है, यस और नो? अभी तक आपका सीपीयू वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, बताइए। वेरी गुड, ओके, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं अपन आगे वाले पॉइंट पे। देखो है ना, उलझो मत, ऐसा कहा है नहीं तो सर मैंने तो कुछ और पढ़ा है इसलिए मैं आपको पुरानी वाली बात बताऊंगी, सर डिफरेंस होता है। नहीं, हमेशा पहले किसी चीज को जनरली एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे उसके डिफरेंसेस पर जाओ। हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं, आप में से कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो एडवांस क्लास करके आए हैं, वकीलों के साथ उन्होंने 3-4 साल प्रैक्टिस कर रखी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, समझिए। तो यहां पर क्या आ गया, आपके कोर्ट की डिटेल आ गई, दूसरा यहां पर क्या मैटर आ गया, पार्टीज की डिटेल आ गई, फैक्ट्स का मामला आ गया कि भाई इस तरीके से वेरिएबल फैक्ट है जो बदलते रहेंगे, हर केस टू केस वेरी करेंगे। चौथा आपके जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं अपन रिलीफ। उसको क्या बोलते हैं, रिलीफ। रिलीफ यानी कि आप कोर्ट से क्या अनुतोष चाहते हो, कोर्ट से क्या अनुतोष है जो चाहते हो। अनुतोष का मतलब कोर्ट से क्या मांगने आए हो। इसको हम दूसरे शब्दों में प्रेयर भी कह सकते हैं, प्रार्थना क्या है कोर्ट से आपकी। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, प्रार्थना भी बोल सकते हैं कि कोर्ट से आप क्या प्रार्थना करना चाहते हो। अब यहां पर जो है ना, यहां पर आप मेन वो चीज मांगोगे जो आपको कोर्ट से चाहिए। जैसे मान लीजिए कि डिफेंडेंट ने 1 लाख रुपए लिए और प्लांटिफ को लौटाया नहीं, प्लांटिफ ने सूट फाइल किया, तो प्लांटिफ प्रेयर क्या मांगेगा कि साहब मुझे मेरा अमाउंट वापस दिलवाया जाए और इतने समय तक इन्होंने मेरा अमाउंट वापस नहीं चुकाया तो इसके ऊपर ब्याज लगाया जाए, मेरे वाद का जो खर्चा आया है, कॉस्ट लगी है, वो खर्चा मेरे को दिलाया जाए, वाद खर्च जिसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन कहा जाता है, वो दिलाया जाए, और अन्य कोई भी रिलीफ जो आपको ठीक लगे। वकील भी बड़े चतुर होता है, पता है, लास्ट में जाके एक क्लॉज डाल देते हैं, अदर रिलीफ इफ एनी, कि भाई क्या पता कोई और रिलीफ हो तो वो भी हमको दिला दिया जाए, है ना। जरूरत पड़ने पर अगर कोई ऐसा जैसे मान लो यहाँ पर विलास जी लिख रहे हैं कंपेंसेशन, तो अगर कंपेंसेशन का मैटर बनता है तो कंपेंसेशन दिलाया जाए, किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो रिलीफ भी क्या होता है वेरी करता है, केस टू केस पे डिपेंड है, जो करता है कि मामला क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस बारे में रिलीफ के पॉइंट को, ये आता है 5वां पॉइंट जो कि केस टू केस में वेरी है जो करेगा। ठीक, ये चौथा पॉइंट। फिर 5वां कौन सा पॉइंट आता है जो कि प्लांट में सबसे लास्ट आए, तो वो है आपके साइंड एंड वेरिफिकेशन। साइंड एंड वेरिफिकेशन मतलब आपको क्या करना है, अपना जो आपने प्लांट लिखा है उसको साइन करना पड़ेगा और नीचे वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ये वेरीफाई करना क्या होता है, वेरीफाई करने का मतलब होता है एक तरीके से प्रमाणीकरण करना कि भाई जो कुछ भी आपने लिखा है वो आपकी जानकारी के अनुसार सच है। सर नोटिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, देखो ऐसा है गुरुजी कि 2 बातें। पहली बात तो क्या है कि कई बार कुछ लिटिगेशन के शुरू होने से पहले नोटिस असेंशियल है। जैसे कि आप पढ़ो सीपीसी का सेक्शन 79, 80, सेक्शन 80 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार के विरुद्ध स्टेट के अगेंस्ट में कोई अगर आप सूट लाना चाहते हो तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट जो है वो आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगी। तो ये होती है ज़रूरी नोटिस की बातें। और दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये होती है कि कोर्ट के पास में एक सबूत जाता है, इस बात का एक पॉइंट जाता है कि भाई पार्टी ने कोर्ट में आने से पहले सामने वाले पार्टी को इंटीमेट किया कि भाई पैसे चुका दो, नहीं चुका रहे इसलिए पार्टी को मजबूरन कोर्ट में आना पड़ा। तो अगर आपने कोर्ट में जाने से पहले डिफेंडेंट को नोटिस दिया है ना, तो एक अच्छा गेस्चर आपकी तरफ से, प्लांटिफ की तरफ से कोर्ट के सामने जाता है। सो इट्स अ गुड पॉइंट दैट वी शुड सर्व अ नोटिस बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग। आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर मिस्टर गुरु, दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो। ठीक है, साइन एंड वेरिफिकेशन, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, पार्टी साइन होते हैं, एडवोकेट अपना साइन वाइन करेगा, और वेरिफिकेशन। तो ये 5 बातें आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अब इन 5 बातों का मैं एक एक सैंपल भी आपको दिखा देता हूं। तो ओवरऑल जो हमने अभी पिछले 10-15 मिनट के अंदर पढ़ा है वो क्या चीज है, वो आपके प्लांट का
5 पॉइंट फॉर्मूला है। क्या है? प्लेंट का 5 पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये आपको 5 पॉइंट फॉर्मूला समझ में आया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जो है आसानी से कोई भी प्लेंट लिख सकते हो। तो इट्स 5 पॉइंट फॉर्मूला। एक काम करते हैं ना, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमको लिखने के लिए कुछ और स्पेस मिल जाए। ये लो, ये हो गए हमारे छोटे लाल। चलिए तो ये जो आपके सामने है वो क्या है? बेसिकली वो बेसिकली है आपके 5 पॉइंट फॉर्मूला। मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में कम से कम 2-3 ऐसे एग्जाम्पल जो है आने वाली क्लासेस के अंदर इसके संबंध में लेकर आऊं ताकि आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाए। तो प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके संबंध में ये बातें आपके सामने वाद पत्र को लेकर 5 पॉइंट्स फॉर्मूला बाय लिंकिंग लॉ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ले लीजिए। किसी के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो तो नीचे लिख देना लिंकिंग लॉस। सर आप तो प्रमोशन कर रहे हो तो क्या करें भाई, तुम लोग तो करते ही नहीं हो, इसलिए खुद ही करना पड़ता है कभी कभी। अरे चलिए, दैट्स ऑल, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस पॉइंट को ये नोट डाउन कर लेना। देखो, आप जज बनो नहीं बनो, लेकिन वकालत के अंदर भी जा रहे हो, एलएलबी भी कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। अब मैं आपको इसका एक रियल सैंपल है जो दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्कआउट होती है। देखो, इन बातों को तो समझाने का कुछ खास लॉजिक है नहीं, क्योंकि तो बहुत सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इनमें कुछ नयापन नहीं है, ये बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ, फिर प्लांटिव कौन होगा, डिफेंडेंट कौन होगा। जो नई चीज है जरा उसको समझने की कोशिश करना। नई चीज क्या है? देखिए, फैक्ट्स को और यहां पर रिलीफ और साइन एंड वेरिफिकेशन। तो एक एग्जांपल है, सपोज करो एक मामला आता है, वो मामला है प्लेंट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। पैसे दिए थे उधार और सामने वाला व्यक्ति चुका नहीं रहा है। तो एक एग्जांपल आपके बीच में आ रहा है। बाकी डिटेल के अंदर आपको मैं हो सकता है आने वाले भविष्य में जो लिंकिंग ऐप मैं आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ उसके अंदर आपको जानने को मिलेगा कई सारा कंटेंट। या जो अपना टेलीग्राम चैनल है लिंकिंग लॉस तनसुख सर, क्या नाम है? लिंकिंग लॉस तनसुख सर। उस टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्टेड रहना, उसके अंदर कई सारी चीज़ें मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ जो आपकी प्रैक्टिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प है जो करेगी। देखिए नाउ अच्छा ठीक है, थैंक यू गुरुजी। तो अब देखो यहां पर क्या आता है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, फैक्ट वाला बात। मैं सीधा थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं सीधा थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या क्या बातें आती है? दो बातें आती हैं। एक तो आते हैं वेरिएबल वाले फैक्ट्स और एक आते हैं फिक्स वाले फैक्ट। वेरिएबल वाले फैक्ट्स क्या होते हैं? जो डिपेंड करते हैं किस तरीके का केस है, किस तरीके का केस है। जैसे यहां पर देखिए, द डिफेंडेंट जिसका नाम था सो एंड सो बोरो रुपीज, इतना पैसा उसने उधार लिया फ्रॉम द प्लांटिव। कब लिया, कहां पे लिया था, कब लिया था, एंड उसने वापस पे करने के लिए एक प्रॉमिसरी नोट जो है एग्जीक्यूट किया था। अब आपने एक सिंपल सा फैक्ट बताया कि भाई आपकी और डिफेंडेंट की आंखों से आंखें कब मिली थी, मतलब आपके और उनके बीच में रिलेशन कब डेवलप हुआ था, किस बात का था। तो वही बात हमारे सामने आ रही है। कहने का मतलब क्या है? सीधा सा पॉइंट आ रहा है कि भाई आपने डिफेंडेंट को इतना पैसा, डिफेंडेंट आपसे इतना पैसा उधार लिया था और आपके बीच में इस तरीके का एग्जीक्यूटिव नोट जो है, प्रोमिसरी नोट जो है वो लिखा गया था। सिंपल सी बात हमने मेंशन कर दी। अच्छा, दूसरा पॉइंट कौन सा पॉइंट है कि भाई डिफेंडेंट इस बात के लिए सहमत हो गया था, एग्रीड हो गया था कि वो क्या करेगा, इतनी रेट से इंटरेस्ट मुझे पे करेगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। पर मेंशन का मतलब होता है पर मंथ। ठीक है, पर मेंशन का मतलब क्या होता है? जो भी है, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर ईयर, पर हाफ ईयरली, जो भी है उसके लिए तय हो गया था कि भाई इतना पैसा वो चुकाएगा, इस रेट से चुकाएगा। ये भी एक फैक्ट है और ये फैक्ट हमने सिंपली यहां पर मेंशन कर दिया। ये भी कौन सा आपके, देखो ये दोनों बातें किससे कनेक्ट हो रही है? इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है जो हो रही है। इसके अंदर जो वेरिएबल फैक्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं, वेरिएबल फैक्ट्स के प्रोविजन को आपके सामने बता रहा हूं। तो ये पहला पॉइंट है कि आपने पैसे उधार दिए। दूसरा आपने बताया कि डिफेंडेंट इस बात के लिए एग्री हो गया था। फिर तीसरा पॉइंट आपने लिखा कि उस प्रतिवादी ने, है ना, क्या किया? प्रतिवादी ने नाइदर पेड द प्रिंसिपल अमाउंट नॉर इंटरेस्ट, ना तो इसने मूल चुकाया और ना ही उसने ब्याज चुकाया जब प्लांटिव ने उससे पैसे मांगे तब। ये बात आपने लिख ली। ये देखो, ये इन तीनों फैक्ट्स को याद करने की कोशिश मत करना।
याद करने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल सा समझो कि भाई इसने खाली फैक्ट बताया, मैंने पैसे उधार दिए, वो बंदा एग्री हुआ था ब्याज सहित उसको लौटाने के लिए, लेकिन उसने नहीं लौटाए। 3 बातें हमने 3 फैक्ट के अंदर यहां पर मेंशन कर दी। ये है वेरिएबल फैक्ट। इतना लिख दिया। अब आपके सामने क्या आ जाएगा, अब आपके सामने वही 5 बातें जो फिक्स हैं। 5 फिक्स बातें कौन कौन सी है जरा अच्छे से समझो। सर ड्राफ्टिंग से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज इंपॉर्टेंट, वो भी सिखा दे। ऐसा कुछ नहीं। अब पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब अब आप किसी की शादी में गए, सुनना मजे लेके सुनो। अब आपने डायलॉग ऐसा मारा तो रिवर्स डायलॉग। शादी में गए, शादी में बेचारा गुलाब जामुन लेकर आ रहा है, मैडम गुलाब जामुन खाओगे प्लीज, खा लो। गुलाब जामुन रखा, खा तो लिया। गुलाब जामुन में सिर्फ वो मजा नहीं है, रबड़ी घेवर के अंदर रबड़ी घेवर मंगवाया जाए। जब प्लांट पढ़ा रहे तो कॉम्प्रोमाइज के अंदर आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, जब कॉम्प्रोमाइज पढ़ाएंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे नहीं करना, मन को संयमित रखो, इंद्रियों पे कंट्रोल रखो, प्लांट को समझो। उसके बाद गुलाब जामुन रबड़ी घेवर खूब सारे आते रहेंगे। क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो अब फिक्स फैक्ट की बात करता हूं। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है, आपका जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर जो फिक्स फैक्ट है उसकी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बातचीत है जो कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं, बातचीत है जो कर रहे हैं। अरे भाई नाराजगी वराजगी मत रखना, ऐसी मजाक मजाक में कह रहा हूं, डोंट टेक इट सीरियस। हाँ, इसको जरूर सीरियस लेना। तो फिक्स फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला फैक्ट मैंने आपको कौन सा बताया था, नोटिस का, नोटिस का बताया था। अब यहां पे इन्होंने सपोज को क्या लिखा, द डिमांड नोटिस वाज सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन द डिफेंडेंट, कब भेजा था, है ना, और इवन पर्सनली टू बट टू नो इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने डिमांड नोटिस भेजा पैसे चुकाने के लिए, बट उस बंदे पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, बट नो इफेक्ट, उसने इसका कोई इस तरीके से रेस्पॉन्स है जो नहीं दिया। ठीक है, मेरी एक के 47 लिख के आओ। तो हर चीज के अंदर है ना, हमारी आदत है अल्फाबेटिकल फॉर्मूले बनाने की, है ना प्रकृति जी। सर इसको मैंने CPFRS से याद कर दिया। क्यों कर रहे हो CPPRS से, क्यों रट्टे मार रहे हो? जब सीधा साधा मामला दिमाग के अंदर घुस रहा है तो घुसने दो ना, हर जगह पे अल्फाबेटिक ट्रिक निकालेंगे। ये कैंडिडेट्स वो होते हैं जो मैथमेटिक्स की क्लास में टीचर के सबसे फेवरेट होता है ना। नहीं करना ऐसा में कोई, सीधे वे में चीजों को याद करो। देखिए अगला पॉइंट कौन सा है, तो डिमांड नोटिस, ये पहला फिक्स फैक्ट है आपका, ये पहला फिक्स फैक्ट। दूसरा कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु कब अराइज हुआ था, वाद हेतु जो है आपका कब अराइज हुआ था, ये आपको समझना है कि द कॉज ऑफ एक्शन अराइज, इस तारीख को आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जिस तारीख को सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं तेरे पैसे लौटाऊंगा नहीं, या उसका एक्ट, उसका कंडक्ट ही कह रहा है कि मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा। व्हेन द डिमांड नोटिस वाज सेंट टू द डिफेंडेंट एंड प्लांटिव पर्सनली डिमांडेड फॉर द लोन रिकवरी एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, तो यहां से आपका वाद हेतु जो शुरू हो जाता है। ये दूसरा फिक्स फैक्ट जो हर मामले में आएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग होगा। इसको लिखने का क्या होगा, तरीका है जो अलग होगा। जैसे यहां पे पैसे मांगने का मामला है, वहां पे मान लो अगर पर्सनल सर्विस है तो प्लांटिव हैज आस्क्ड फॉर द पर्सनल सर्विसेज in for the execution of contract but defendant deny, या फिर defendant has not responded, तो ये cause of action। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्लांट है वो बकायदा पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो भी प्रेस्क्राइब हो रखा है उसके तहत फाइल की गई है, तो ये आपका लिमिटेशन वाला पॉइंट, ये भी फिक्स है, बदलेगा नहीं, सेम पॉइंट आएगा। चौथा, डिफेंडेंट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है। आपको पता है ना कि आप फाइल करोगे जहां पर डिफेंडेंट रहता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, पर्सनली वर्क और गेन करता है, वहां पर, तो ये पॉइंट यहां से कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट यहां से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो कोर्ट जुरिस्डिक्शन में रहता है, इसलिए कोर्ट के पास पावर है कि उस मामले को सुन सकता है। तो यहां पर बात आ गई जुरिस्डिक्शन की, ये चौथा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, पांचवा कौन सा है कि भाई आपके सूट का वैल्यू कितना है, आपके सूट का वैल्यूशन कितना है, उसके अनुसार इतनी कोर्ट फी बनती है। ठीक, जो भी कोर्ट फी है आपने क्या कर रखा है, आपने वो कोर्ट फी जो है कोर्ट में जमा करवा दिया, क्योंकि देखो कोर्ट फी जमा कराना जरूरी है। अगर आपने कोर्ट फी नहीं करवाया तो मामला गड़बड़ है, फिर तो आपकी प्लान को क्या कर सकता है, एक तरीके से रिजेक्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है, समझिए। तो ये 5 पॉइंट आपके कौन से आगे, 5 पॉइंट आगे आपके एक तरीके से जो फिक्स पॉइंट थे। तो ये तो रहा आपका थर्ड वाला पॉइंट। अब इसके बाद आता है हमारे बीच में रिलीफ। तो जैसे द प्लांटिफ देयरफॉर पे द फॉलोइंग रिलीफ, ये आपके चौथा पॉइंट है, प्लांट को ड्राफ्ट करने का चौथा पॉइंट रिलीफ। अब यहां पर आप ABC जो रिलीफ आपको चाहिए, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, यहां पर और भी रिलीफ हो सकता है, जो रिलीफ चाहिए आपको वो आप मांग लो।
जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अ डिक्री फॉर रुपीज इतना इतना विद द पेंडेंट लाइट फर्दर इंटरेस्ट, साथ ही साथ में इतना जो है आपके इंटरेस्ट जुड़ेगा, जो भी है बी पास्ट इन द फेवर ऑफ प्लांटिफ। तो वो कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप इतना रुपया प्लस इतने इंटरेस्ट के साथ मेरे फेवर में डिक्री पास करो। पहला, द कॉस्ट ऑफ द सूट, ये जो सूट का जो मेरा खर्चा आया है वो मेरे को दिलाओ, और अदर कोई रिलीफ अगर मेरे फेवर में बनता है तो वो भी मेरे को दे दो। सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरे दे दो, मोती दे, सब दे दो। प्लांटिफ एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो मांगोगे वही मिलेगा, जो आपने नहीं मांगा है कोर्ट आपको नहीं देगा। ध्यान रखना, कोर्ट इज नॉट अंतर्यामी, रिमेंबर दिस वर्ड, कोर्ट इज नॉट अंतर्यामी, जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि साहब मेरे फेवर में डिक्री कर दो। पेंडेंट लाइट का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, यानी कि जब तक लिटिगेशन उसका जो भी ब्याज बनता है वो भी ब्याज जो मेरे को दिया जाए। तो ये उसने रिलीफ मांग ली, तो ये है चौथा पॉइंट। अब आता है आपके बीच में पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, जहां पर प्लांटिफ के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, प्लांटिफ के सिग्नेचर दो जगह पे होंगे, यहां पर एक तो प्लांटिफ का सिग्नेचर भी होगा और नीचे एडवोकेट का सिग्नेचर भी होगा। ध्यान रखना, साइन एडवोकेट, यहां पे एडवोकेट का सिग्नेचर भी होगा। फिर अब यहां पर वेरिफिकेशन का मामला आता है, साइन एंड वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन होता कैसा है इसके बारे में आपको कभी और डिटेल बताऊंगा। फिर यहां पर इस साइड में प्लेस लिख लेते हैं और डेट लिख लेते हैं कि भाई इस तारीख को इस जगह पे मामला फाइल किया गया। अब ये वेरिफिकेशन करने की भी 4 रटी रटाई लाइनें होती हैं। क्या लिखते हैं इसके अंदर कि मैं सो एंड सो, एज सो एंड सो, प्लेस सो एंड सो, जो भी निवासी हूं, यहां पर इस बात को स्पष्ट करता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो कुछ भी बातें, जो कुछ भी तथ्य मैंने इस वाद पत्र में, वॉट एवर फैक्ट विच हैज बीन मेंशन्ड इन दिस प्लान आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, वो यहां पर बकायदा इस चीज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और कई बार तो एफिडेविट भी साथ में लगाना पड़ता है। तो ये बात यहां पर एप्लीकेबल होती है। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है प्लान को ड्राफ्ट करने का, जो आज अभी आपके सामने मैंने बताया। घुमा फिरा के सारा खेल इसी का है, घुमा फिरा के सारा खेल जो है वो इस 5 पॉइंट्स फॉर्मूला का है, और ये 5 पॉइंट्स फॉर्मूला आपको किसी भी ऑथर की बुक में नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, दिमाग का सेट कर दो। प्लांटिफ का फादर का सिग्नेचर नहीं होता है, कहां से होगा उसके फादर का सिग्नेचर, हैरी? नहीं, फादर का सिग्नेचर है जो नहीं होगा, प्लांटिफ का सिग्नेचर होता है। बराबर, बेटे की करतूत पिता नहीं भुगतेगा, नहीं भुगतेगा, नहीं भुगतेगा। बराबर, चलिए आप हट जाओ, हे भगवान गजब बेइज्जती है, करो लो। मतलब सर बेचारे भोले भाले सीधे साधे इनोसेंट ऑनेस्ट डिसेंट पता नहीं क्या क्या है, तो बस साइड में हटा दोगे। अब तो स्क्रीनशॉट लेने में 2 मिनट लगते हैं। एक तो ना हर एक को लिखने की आदत लगी, छोटे बच्चे नहीं होते 3री 3rd 4th के, सर हमको लिखना पड़ेगा AROPLN एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज। नहीं, ऐसा थोड़ा ना लिखना होता है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर नहीं आ रहा तब तो फिर इसके अपने मोबाइल की आंखें चेक करवाओ फिर, है नहीं? तो यहाँ पर इसके अंदर ये वाली बात है जो सामने आती है। फाइनली आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो दिल से करो, जज्बातों से करो। हमेशा मेरी एक बात याद रखना, कानून की पढ़ाई कम से कम उतनी तो अच्छे से करनी चाहिए जितने से 2 पैसे कमा के अपने परिवार को चला सकें। बराबर, जज बनेंगे ये हमारा ड्रीम है, लेकिन पैसे कमाना भविष्य के अंदर आपकी ज़रूरत होगी। इसीलिए, क्योंकि देखो पैसे की जगह तो पैसा काम आएगा, बी प्रैक्टिकल, है ना? तो इसीलिए ये बात सामने आती है। और भी कई सारी बातें एडवोकेट की वकालत से जुड़ी हुई, एडवोकेट की प्रैक्टिस से जुड़ी हुई, मैं आपकी इसी अपने चैनल पे लेके आता रहूँगा। आप बस अपना प्यार और स्नेह बना के रखो। और अभी आपके पास अनअकैडमी का 20% ऑफ का बेनिफिट है। आज ही बैच स्टार्ट हुआ है एविडेंस लॉ के साथ में, आप चाहें तो कनेक्ट है जो हो सकते हैं। अभी आपके पास 20% का बढ़िया बेनिफिट है, और मुझे लगता है कि इट्स गुड वन, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। बस ध्यान रखना लिंकिंग कोड के साथ में लेना है, ताकि आपको अल्फा लिंकिंग चार्ट्स जिससे अपन लीगल मेडिटेशन करते हैं वो भी आपको जो है मिल सके। ठीक है, वेरिफिकेशन करता है प्लेंटिफ, वादी करता है। जिसने प्लेंट लिखी है वही तो वेरीफाई करेगा। हम कोई नोटरी के पास जाके थप्पा नहीं लगाते। यहाँ पर वेरिफिकेशन का मतलब है आप ये कंफर्म करते हो कि जो आपने लिखा है वो अपने आप में सही है।
अफरोज जी, आपने रिट पिटिशन की बात की है, डेफिनेटली देखो क्या क्या ड्राफ्टिंग आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब पे लाना चाहिए, बिंदास बताइए। हालांकि मैं कोई ड्राफ्टिंग का कोर्स नहीं करवाता हूँ अपने पेड बैच के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लॉ ग्रेजुएट लोगों के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए इस तरह की क्लासेस आपके बीच में रहती है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप थम्स अप कर सकते हैं, और भी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स के अंदर अपनी कोई बात कह सकते हैं, जिससे मेरी टीम और मैं मोटिवेटेड फील करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हमेशा अपना प्यार और स्नेह बना के रखना। थैंक यू।